नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। खबरों की तरफ आगे बढ़ते सबसे पहले बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। पीएम की बैठक से पहले बीजेपी की बैठक। जेपी नड्डा से मिले जम्मू कश्मीर के बीजेपी के नेता निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता, रविंद्र रैना ने की मुलाकात। पीएम के साथ होने वाली बैठक के एजेंडे पर चर्चा हुई। भाजपा को स्टैंड को लेकर भी रणनीति बनाई। भाजपा का स्टैंड कैसा होगा, क्या होगा, इसको लेकर भी रणनीति बनाई गई। ये बड़ी खबर है। पीएम की बैठक होनी है। पीएम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। अलग अलग दलों के नेता इस बैठक का हिस्सा बनेंगे, लेकिन उससे पहले पीएम की बैठक से पहले बीजेपी की बैठक हुई। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे जम्मू कश्मीर के तमाम बड़े नेताओं ने मुलाकात की। उनमें निर्मल सिंह है, कविंद्र गुप्ता है, रविंद्र रैना है, जिन्होंने मुलाकात की। और खबर यह है कि पीएम के साथ होने वाली बैठक के एजेंडे पर चर्चा हुई। विस्तार से क्या एजेंडा रहेगा, क्या क्या वो मसले होंगे, क्या क्या वो मुद्दे होंगे जिन पर सर्वदलीय बैठक में चर्चा हो सकती है या फिर करनी बहुत जरूरी है। और साथ ही भाजपा के स्टैंड को लेकर भी रणनीति बनाई गई है, ऐसी खबर है। अब आज की होने वाली सर्वदलीय बैठक पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर क्या होगा बैठक में। तमाम जो बड़े लीडर्स हैं अलग अलग दलों के, वो इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। अब बार बार ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ होने वाला है। आज की जो बैठक होगी उसमें तमाम दलों के नेता हिस्सा लेंगे। उसके बाद साफ हो जाएगा कि आखिर किस मसले पर मंथन हो रहा है लंबे वक्त से, किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा जम्मू कश्मीर में। अलग अलग दलों के नेताओं से उनकी राय मशवरा भी ली जाएगी अलग अलग मुद्दों को लेकर। और पीएम मोदी की जो बैठक होनी है अलग अलग दलों के नेताओं से, उससे पहले पीएम की बैठक से पहले बीजेपी की बैठक हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से तमाम बड़े नेताओं ने मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े लीडर्स, जिनमें निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता और रविंद्र रैना का नाम भी शामिल है, उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की और पीएम के साथ होने वाली बैठक के एजेंडे पर चर्चा हुई। खबर ये कि पीएम के साथ जो बैठक होनी है अलग अलग दलों के नेताओं की, उसमें क्या एजेंडा रखना होगा, क्या एजेंडे रह सकते हैं, कौन कौन से वो बड़े मसले हैं जिन पर बातचीत बहुत ज़रूरी है, बातचीत हो सकती है, और भाजपा का स्टैंड आगे क्या होने वाला है, इसको लेकर भी रणनीति बनाई गई। और इसी पर दिल्ली न्यूज़ एडिटर अदिति नागर मेरे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, पीएम की जो बैठक होनी है अलग अलग दलों के नेताओं से, सर्वदलीय जो बैठक होनी है उस पर सभी की निगाहें हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी के भीतर भी मंथन चल रहा है। एक बहुत बड़ी चुनौती है आज की बैठक में सब कुछ ठीक रहे, सब कुछ ठीक से हो जाए। बिल्कुल, आपको बता दें कि 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ी बैठक है और ये माना जा रहा है कि बैठक में बेहद महत्वपूर्ण चर्चा विषय होने वाला है। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को लेकर अभी भी जो नेता दिल्ली आए हुए हैं भाजपा के, वो जेपी नड्डा से भाजपा कार्यालय में एक मुलाकात हुई है। बैठक से पहले की तैयारी है और ये बैठक के लिए जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं को न्योता भी दिया गया था। केंद्रीय गृह सचिव वेद फारूक महबूबा को भी टेलीफोन पर बातचीत की थी। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने जब कश्मीर में धारा 370 हटाने का ऐलान किया था तो कई सवाल आम कश्मीरियों के मन में थे। उसके बाद स्थिति को नियंत्रण करने के लिए तमाम चीजों को लेकर वहाँ पे काफी कुछ कदम भी उठाए गए। धारा 370 के खत्म होने के 1 साल 10 महीने बाद कश्मीर में अब लोकतंत्र की ओर एक और कदम बढ़ाने की तैयारी में ये सरकार नजर आ रही है। महीनों की खामोशी के बाद जम्मू कश्मीर में फिर से सियासत हलचल भी नजर आने लगी है, जिसको लेकर दिल्ली में आज एक बड़ी बैठक हुई है। और 24 जून यानी कि आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो सर्वदलीय बैठक है उसमें सभी दलों को स्वागत है, उनको बुलाया गया है। और इसके अलावा 5 अगस्त 2019 को जो अमित शाह ने जब कश्मीर में धारा 370 हटाने का ऐलान किया तो कई सवाल जो थे उनको भी आज ये माना जा रहा है कि इस पे आज केंद्र सरकार खुलकर बातचीत करेगी और कश्मीर में लोकतंत्र जो मुख्य धारा से जोड़ने की भी आज चर्चा होगी। यानी कश्मीर को लेकर एक बड़ा फैसला भी आज एक्सपेक्टेड है कल। और इसके अलावा बता दें कि यह बैठक केंद्र द्वारा जो की गई है और उससे पहले कश्मीर में दशकों के बाद बीडीसी के सफल चुनाव हो चुके हैं। अब उम्मीद है कि सर्वदलीय बैठक में कश्मीर में जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव में पर चर्चा हो तो कैसे चर्चा की जाए, यानी कि उसको कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए, जैसे हम आपको बार बार बता रहे हैं। और इस बैठक के लिए जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों को न्योता भेजा गया है। और इससे पहले आज जेपी नड्डा ने भी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के भाजपा के, उन्होंने जम्मू कश्मीर के भाजपा नेता जो दिल्ली में है, जो इस बैठक में शामिल होंगे टीम के साथ, उनसे भी विस्तार से चर्चा की है, अपनी बातचीत बताई है। जो पिछले दिनों में जो भी चीजें घटित हुई हैं, अच्छी बुरी, उन सब पे भी ब्यौरा दिया गया है और आगे अपना स्टैंड भी बताया है। आपको बता दें कि इस बैठक में विधानसभा चुनाव के साथ
परिसीमन पर भी चर्चा हो सकती है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर भी पारित होने की चर्चा हो सकती है। अगर आपको बयान याद हो अमित शाह का, जब उनसे पूछा गया कि वहाँ कभी भी मुख्यमंत्री और किस तरह का चुनाव की बात होगी और स्टेट का दर्जा मिल पाएगा, तो अमित शाह ने कहा था कि समय रहते हुए अगर समय ठीक रहा वक्त के हिसाब से तो जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से स्टेट का दर्जा भी मिलेगा। तो परिसीमन पर भी चर्चा होगी। बिल्कुल अदिति, तमाम मसले हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, जिन पर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी भी है। लंबे वक्त से मंथन भी चल रहा है और आज जाहिर सी बात है कि उन मसलों को एक साथ रखकर उस पर चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इसी पर वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करती हूँ। शशिकांत जी, आज की जो बैठक होनी है उस पर पूरे देश की निगाहें हैं। लंबे वक्त से ये हलचल है कि जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है। क्या होगा, कैसे इस बैठक की पूरी रूपरेखा होगी, क्या एजेंडे होंगे, क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है? शशिकांत जी, आवाज पहुंच रही है सर आप तक? चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। ये आज की जो बैठक होनी है शाम को, सर्वदलीय बैठक पीएम मोदी जो करने वाले हैं तमाम दलों के साथ जम्मू कश्मीर के, उसी पर सभी की निगाहें हैं। गुपकार गठबंधन की बैठक इससे पहले हुई, सहमति जाहिर की गई कि वो इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। खासतौर से इसी को लेकर भी चर्चा हो रही है। गुपकार गठबंधन की तरफ से आपने सुना पिछले दिनों महबूबा मुफ्ती ने ये कहा कि उनकी तरफ से क्या क्या मुद्दे होंगे ये अभी तक डिसाइड उन्होंने नहीं किया है। ये कुछ भी मसला निकल सकता है, किसी पर भी वो बात कर सकते हैं खुलकर। अलग अलग मसले हैं, आर्टिकल 370 है, 35A है, जिसको लेकर गुपकार गठबंधन के तमाम जो अलग अलग दलों के लीडर्स हैं वो लंबे वक्त से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है आज जब बैठक होगी तो ये मसले भी उभर कर सामने आएंगे और जम्मू कश्मीर में किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि केंद्र की सरकार बार बार ये कह रही है कि राजनीति को परे रखकर जम्मू कश्मीर के हित में सोचना होगा सभी दलों को, तभी जम्मू कश्मीर का सर्वांगीण विकास हो सकता है। आज की जो बैठक, उससे पहले बीजेपी के भीतर भी लगातार मंथन चल रहा है, क्योंकि सब कुछ ठीक से हो, बैठक में सभी की बात बैठक के जरिए निकल कर भी आ जाए जम्मू कश्मीर में, और दल किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी बात भी सामने निकल कर आए और एक कंक्लूजन की स्थिति पर सरकार पहुंचे, आगे बढ़ा जाए, ये कोशिश है। और वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशिकांत जी, आज की बैठक में क्या कुछ होने जा रहा है? सभी पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या कुछ आज होने वाला है। लंबे वक्त से कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर आज कुछ बड़ा फैसला भी निकल कर सामने आ सकता है। देखिए, जैसा आदित्य जी ने अभी कहा, बिल्कुल जम्मू कश्मीर की आज होने वाली ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और 22 महीने के लंबे अंतराल के बाद ये बैठक होने जा रही है, जिसमें कि प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहेंगे, उसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे और कई तरह की बातें इसको लेकर हो रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन नेताओं को अलगाववादी नेता भी कहा जाता है या जिनको नुमाइंदे कहा जाता है जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं के, उनमें से भी कई लोग इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और इस बैठक में बेसिकली आज मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फैसला होने की उम्मीद है, लेकिन ये जरूर है कि खाका जरूर तैयार होगा जम्मू कश्मीर के आगे आने वाले भविष्य का। और कुल मिलाकर जैसे प्रदेश को नया प्रदेश बनाने की घोषणा प्रधानमंत्री पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज की बैठक में ऐसी कोई घोषणा तो नहीं हुई। लेकिन कुल मिलाकर जो हमारी सूचना है कि परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन को जो 1 साल का समय और दिया गया है वहां पर सरकार की तरफ से काम करने का, उसको लेकर आज चर्चा हो सकती है। और खासतौर पर जम्मू कश्मीर की जो सीटें हैं उनमें बढ़ोतरी किए जाने पर चर्चा होगी और जहां वहां की जो एससी और एसटी कम्युनिटी है उनकी लगभग कुछ मुझे लगता है 15-20 सीट और बढ़ाई जा सकती है, इसको लेकर थोड़ी मुख्य तौर पर चर्चा होगी। और जो वहां की 36 सीटें अभी हैं जम्मू रीजन की, उन्हें परिसीमन आयोग द्वारा मुझे लगता है कि वो 43 या 44 बनाने के ऊपर विचार किया जा रहा है, तो उस बारे में आम नेताओं की राय जानने की कोशिश होगी। और ये सारी इतनी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि जिनका असर आने वाले भविष्य पर, पक्का भविष्य पर जम्मू कश्मीर में पड़ने वाला है, तो एक तरह से राय लेने की कोशिश की जाएगी। और साथ में जो एजेंडा आज का रखा जाएगा उसमें कुल मिलाकर शांति बहाली और आने वाले समय में वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए जाने की बात की जाएगी और एक विकास का रोडमैप बनाए जाने पर बात होगी। और कुल मिलाकर बेसिकली ये है कि ठीक है शशिकांत जी, क्योंकि विधानसभा चुनाव पर भी, परिसीमन पर भी, कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर का भविष्य कैसा हो उस पर ही आज चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। दूसरी बड़ी खबर है, गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, पीएम से मिलने के लिए अमित शाह पहुंचे हैं। ये बड़ी अपडेट है। जम्मू कश्मीर पर बैठक से पहले बड़ी हलचल, जो हलचल है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अमित शाह खुद पहुंचे हैं प्रधानमंत्री आवास, वहां पर पीएम से वो मिलेंगे, मुलाकात होगी। अब जम्मू कश्मीर में
आर्टिकल 370 को हटाने के बाद से ये सबसे बड़ी बैठक है जो अलग अलग दलों के साथ आज होनी है। इसीलिए भी ये बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है और इसीलिए जो हलचल है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं पीएम मोदी से मिलने के लिए। अब दोनों के बीच में मंथन होगा। जम्मू कश्मीर के ताज़ा हालातों को लेकर भी अब बैठक में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, इसको लेकर सभी के मन में जिज्ञासा है। सभी को ये लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है आज और इसीलिए भी हलचल बढ़ गई है। भरतपुर एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई, वेयर हाउस के मैनेजर को ट्रैप किया गया है। भरतपुर एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई हुई है। वेयर हाउस के मैनेजर को ट्रैप किया गया। 1 लाख की रिश्वत लेते हुए वेयर हाउस के मैनेजर को दबोचा गया है। वेयर हाउस में अनाज रखने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। भरतपुर वेयर हाउस में चल रही एसीबी की कार्रवाई, अभी भी कार्रवाई लगातार जारी है। एसीबी के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, पड़ताल हो रही है। क्या जानकारी निकलकर सामने आती है उस पर लगातार नजर है। बड़ी खबर है, एसीबी लगातार अलग अलग हिस्सों में दबिश दे रही है। घूसखोरों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। ताजा मसला भरतपुर से है। वेयर हाउस के मैनेजर को दबोच लिया गया घूस लेते हुए। 1 लाख की रिश्वत लेते हुए उसको दबोचा गया है। अब ये किस मामले में घूस ली जा रही थी ये भी आपको बताएं। वेयर हाउस में अनाज रखने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। अब पड़ताल हो रही है, दस्तावेज भी खंगाले जाएंगे, उससे भी पूछताछ होगी। कोई और भी इसमें शामिल है क्या, कुछ और लोगों की भी भूमिका है, इसको लेकर भी एसीबी के अधिकारी पड़ताल कर रहे हैं। अभी वेयर हाउस में कार्रवाई चल रही है। जल्द ही कुछ बड़े खुलासे भी सामने आ सकते हैं, डिटेल्स भी निकलकर सामने आएंगे जो आप तक साझा करेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर है, 1 लाख की रिश्वत लेते हुए वेयर हाउस के मैनेजर को दबोच लिया गया, रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। अब वेयर हाउस में अनाज रखने के एवज में ये घूस मांगी जा रही थी। आप समझिए, अनाज रखना था वेयर हाउस में, लेकिन उसके लिए भी 1 लाख की डिमांड रखी गई। जब 1 लाख की रिश्वत वो ले रहा था वेयर हाउस का मैनेजर, तो उसको दबोच लिया गया। उससे पूछताछ हो रही है। पूछताछ में क्या निकलकर सामने आता है उसके बाद फिर जांच आगे बढ़ेगी। फिलहाल भरतपुर वेयर हाउस में एसीबी की टीम मौजूद है। कार्रवाई अभी हो रही है। दस्तावेज भी वहां पर खंगाले जाएंगे और भी जो वेयर हाउस में लोगों की मौजूदगी है उनसे भी पूछताछ होगी। और भी कड़ियां क्या इससे जुड़ती हैं, पहले भी ऐसे मामलों में, घूसखोरी के मामलों में वेयर हाउस के मैनेजर की संलिप्तता रही है, इसको लेकर भी रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे। उसके बाद फिर आगे कार्रवाई होगी, जांच पड़ताल बढ़ेगी। ये बड़ी खबर भरतपुर से निकलकर सामने आई है। प्रदेश भर में एसीबी ने साफ तौर से कह दिया है, प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों में जहां पर भी घूसखोरी होगी वहां पर कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ताजा मामला भरतपुर से। इसी पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नवीन जुड़ चुके हैं। नवीन, वेयर हाउस के मैनेजर को रिश्वत लेते हुए दबोचा गया, क्या जानकारी मिल रही है अभी तक? पूछताछ में क्या जानकारी एसीबी के अधिकारियों को मिली है? देखिए, बिल्कुल वाकई में इस पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और जो एसीबी ने जो वेयर हाउस का मैनेजर है उसको एसीबी ने गिरफ्तार किया है। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोचा गया है। और साथ ही आपको बता दूं कि अनाज रखने के एवज में ये घूस की डिमांड की गई थी। एक परिवादी एसीबी के पास पहुंचा था और उसने शिकायत दर्ज कराई थी कि जो मैनेजर है वेयर हाउस भरतपुर का वो घूस की डिमांड कर रहा है। तो एसीबी ने आज कार्रवाई करते हुए इसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की एक टीम है जो आरोपी के घर पर पहुंच चुकी है। घर की सर्च की जा रही है। घर की सर्च में क्या कुछ निकलता है वो एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बड़ी कार्रवाई से जबरदस्त हड़कंप का माहौल है। अब एसीबी ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घूसखोरी का काम कब से कर रहा था, कौन कौन इस खेल के अंदर शामिल है। फिलहाल अभी तक जो मैनेजर है वो एसीबी की गिरफ्त में आ चुका है। हो सकता है इस पूरे प्रकरण में और किसी की भूमिका संदिग्ध हो, एसीबी उनसे पूछताछ करे। लेकिन आज एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और एसीबी ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए वेयर हाउस मैनेजर को बिल्कुल अभी कार्रवाई हो रही है, पूछताछ हो रही है, उसके बाद डिटेल सामने आ सकते हैं। आप रहिए नवीन हमारे साथ। दूसरी भी बड़ी खबर है, सीकर एसीबी की झुंझुनू में बड़ी कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर है, बलसीसर थाने के हेड कांस्टेबल को ट्रैप किया गया। सीकर से खबर है, एसीबी की झुंझुनू में कार्रवाई हुई है। मलसीसर थाने के हेड कांस्टेबल को ट्रैप किया गया। 10,000 की रिश्वत लेते हुए दबोचा एसीबी ने। महेंद्र सिंह बताया जा रहा है कांस्टेबल का नाम। नवीन, इसको लेकर क्या जानकारी है? यहाँ से कोई ताजा अपडेट कुछ मिला है एसीबी के अधिकारियों को? ठीक है, बिल्कुल वाकई में बैक टू बैक सीकर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। झुंझुनू का जो मल्लीसर थाना है वहाँ का जो हेड कांस्टेबल है महेंद्र सिंह को एसीबी की गिरफ्त में आया है। एक परिवादी था, परिवादी मुकदमे को रफा दफा करने की एवज में यह घूस की पूरी डिमांड की गई थी। एसीबी के जो डिप्टी एसपी जाकिर अख्तर, उन्होंने झुंझुनू में जाकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और जो आरोपी है इससे पूछताछ की जा रही है। और ये भी पता लगा जा रहा है कि 10,000 रुपए की जो घूस ली है
ये इसका घूस का बंटवारा किस किसके अंदर होना था, कई कांस्टेबल हो सकते हैं या एएसआई या सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी भी इस पूरे प्रकरण में हो सकते हैं। तो एसीबी अब इन चीजों का भी पता लगाने का प्रयास कर रही है और इस कार्रवाई के बाद में जो थाना है अल्बिसर, वहां पर जबरदस्त हड़कंप का माहौल है। एसीबी ने मौके से कुछ फाइलों को भी जब्त किया है। उन फाइलों के आधार पर एसीबी ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ये घूसखोरी का काम है, कब से कर रहा था। मौके से कुछ फाइलों को भी जब्त किया है और फाइलों के आधार पर ये भी ठीक है, पता फाइलों के आधार पर जांच होगी, उसके बाद ही आगे कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए नवीन। खबरें लगातार जारी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आगे बढ़ते हैं। करनी विहार थाना क्षेत्र में युवक पर फायरिंग का पूरा मसला है। डीसीपी वेस्ट प्रदीप मोहन शर्मा का खुलासा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। कमिश्नरेट पुलिस वेस्ट के कार्यालय में वो खुलासा कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो जानकारी साझा करेंगे। पुलिस ने आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। 2 शार्प शूटर्स ने युवक पर फायरिंग की थी। अब इसी पर क्या जानकारी है, क्या डिटेल्स है, कैसे गिरफ्तारी उसकी हुई, इसके बारे में बता रहे, सुनिए। चलिए आपको पीसी में लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कोटा लिए चलते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा के प्रवास पर हैं, फर्स्ट इंडिया से बात कर रहे हैं, सुनिए। इसी करती है कि वो वहाँ पर बाघ के रहने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है वो है या नहीं, उसकी एनटीसी जांच करके मैं टीम भेजूंगा ताकि ये बूंदी, कोटा, मुकंदा नेशनल पार्क दोनों को डेवलप कर सके। साथ में कोटा में एक चीता अभयारण्य की भी बात लंबे समय से हो रही है और कल उसमें अहम प्रगति हुई है। क्या एनटीसीए ने कोटा में चीता को बसाने पर स्वीकृति दे दी है? एनटीसी के अधिकारियों से मेरी कल बात हुई, उन्होंने कहा कि हम एक स्पेशल टीम भेजेंगे। अगर चीता बसाने के लिए ये जगह अभयारण्य उपयुक्त होगा तो निश्चित रूप से हम चीते यहाँ पर कहीं न कहीं से लाकर इसको अभयारण्य बनाएंगे। सर, एक आपका विजन बहुत समय से था गाँव में स्वास्थ्य योद्धा तैयार करने का। आज आप गाँव के दौरे पर भी हैं, तो किस तरह से आपके संसदीय क्षेत्र में ये पूरा प्रोजेक्ट आकार लेने वाला है? देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम स्वास्थ्य योद्धा तैयार करें, स्किल डेवलपमेंट के द्वारा उनको बड़े हॉस्पिटल से टाई अप करके उनकी ट्रेनिंग करा सके ताकि सामान्य चिकित्सा की जानकारी उन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को रहे। मैंने भी स्किल डेवलपमेंट के अधिकारियों से चर्चा की कि कोटा बूंदी का एक प्लान बनाए, हर गांव में 5 से 10 स्वास्थ्य कार्यकर्ता तैयार हों, उनके पास सामान्य मेडिकल किट रहे ताकि सामान्य बीमारी के समय या महामारी के समय भी वो एक सहयोगी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में काम कर सके। और हर गांव में अगर स्वास्थ्य कार्यकर्ता रहेगा तो हम अधिकतम लोगों को स्वस्थ रख पाएंगे और कोई गंभीर बीमारी होगी तो उसकी पूर्व अनुमान होने से उसकी जांच करा के उसका इलाज करा पाएंगे। अभी हालात ये है गांव के अंदर कि गांव के अंदर न तो कोई एएनएम है न कंपाउंडर है, 5-5, 6-6 गाँव को मिला के एक उप स्वास्थ्य केंद्र है। ऐसी परिस्थिति में जो हर गांव में स्वास्थ्य कार्यकर्ता नहीं होगा, उसके पास बीपी मशीन हो, शुगर नापने की मशीन हो, बुखार नापने की मशीन हो, उसके पास ऑक्सीजन नापने की मशीन हो, ये सामान्य बीमारियों को जांच करने के चिकित्सा उपकरण जो गांव में होने ही चाहिए और ये सामान्य भी हैं। लेकिन अब गांव में हमें पता चल जाएगा कि ये पेशेंट की शुगर अधिक हो रही है या इसका बीपी अधिक हो रहा है तो हम बड़े अस्पताल में दिखाएंगे। उससे थोड़ा बहुत सामान्य बीमारी से जो बड़ी बीमारी होती है उसका भी अनुमान लग जाता है, उससे हम ज़्यादातर लोगों को स्वस्थ रखें। अब अभियान यही है कि कोटा बूंदी का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, इस अभियान को चलाना है क्योंकि हम लोगों को स्वस्थ रह जाएंगे जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर काम आएंगे। लेकिन ये स्वास्थ्य योद्धा सर कब तक फील्ड में आ जाएंगे और कितने स्वास्थ्य योद्धा आपकी योजना है पूरे कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में तैनात करने की? अभी मेरी जानकारी के अनुसार 1362 गाँवों के अंदर हम प्लान कर रहे हैं और हर गांव में कोशिश करेंगे 10 कार्यकर्ता मिले, नहीं तो 5 कार्यकर्ता आइडेंटिफाई करेंगे तो 5 से 10 हज़ार कार्यकर्ताओं को हम तैयार कराने की योजना है और उनको पूर्ण इक्विपमेंट संसाधन देंगे। उसके पास हर गांव के अंदर सामान्य बीमारी जांचने का संसाधन होगा और
मैं चाहूँगा कि पूर्व में मैंने देखा कि गांव में ऑक्सीजन नापने का ऑक्सीमीटर नहीं था, बुखार नापने का थर्मामीटर नहीं था, बीपी नापने की मशीन नहीं थी, ग्लूकोमीटर नहीं था शुगर नापने का। अब जब तक आप ऑक्सीजन नहीं नापेंगे कैसे आइडिया लगाएगा कि ऑक्सीजन कम हो रही नहीं हो रही। हमें तुरंत प्रभाव से जन सामान्य से समाज से पैसा इकट्ठा कर कर हर गांव में हमने ऑक्सीमीटर भिजवाया, जिससे ऑक्सीजन लेवल नापा, बुखार नापने की थर्मामीटर भिजवाया। अब हम पूरा एक किट भिजवाएंगे ताकि वो सामान्य इलाज कर सके। और हर 2 पंचायत में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था जरूर करेंगे और अच्छे जिला हेडक्वार्टर, बूंदी है जिला हेडक्वार्टर, वहाँ पे आधुनिक एम्बुलेंस करेंगे। जब कभी जयपुर जाना हो, दिल्ली जाना हो, तालेड़ा ऐसे ब्लॉक सेंटर है वहाँ भी अच्छी होगी। सभी ब्लॉक सेंटर पर सोनोग्राफी मशीन होगी। हम एक्सरे मशीन भी देना चाहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उसके अंदर उनको चलाने के लिए टेक्नीशियन की आवश्यकता है। धन का अभाव कुछ नहीं है, मानव संसाधन की आवश्यकता के बिना ये मशीनें खराब हो जाती है। पुराना अनुभव मेरा, कई जगह मशीनें पड़ी हुई है लेकिन वहाँ एक्सरे की जांच करने वाला तकनीशियन नहीं है, सोनोग्राफी है तो के वो चलाने वाला व्यक्ति नहीं है। ये सामान्य अब देश के अंदर एक दिशा की ओर गंभीरता से काम करना पड़ेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर के चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हर बार महामारी के समय हमें वैकल्पिक इंतजाम करना पड़ता है, हम परमानेंट इंतजाम करें। तो महामारी की अगली लहर से निपटने के लिए स्थायी उपाय करने की बात कह रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। आज बूंदी जिले के ग्रामीण इलाकों के दौरे पर हैं और खुद लोकसभा स्पीकर ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली का हाल फर्स्ट इंडिया को बताया है और साथ में उन्होंने ये प्रोजेक्ट भी हमारे साथ साझा किया है कि आने वाले समय में यहाँ पर जो खासकर ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर स्वास्थ्य योद्धाओं की टीमें तैनात होगी और बाकायदा उनको इक्विप भी किया जाएगा। और साथ में कोटा के बाद बूंदी में भी जल्द ही बाघ की दहाड़ भी सुनने को मिलेगी और योजना कोटा के जंगलों में खासकर चीता को बचाने की भी है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है भरतपुर एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई। एक बार फिर से आपको बताएं, वेयर हाउस के मैनेजर को ट्रैप किया गया है। भरतपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई है, वेयर हाउस के मैनेजर को ट्रैप किया गया। 1 लाख की रिश्वत लेते हुए उसको गिरफ्तार किया गया। वेयर हाउस में अनाज रखने के एवज में रिश्वत उसने मांगी थी। अब भरतपुर वेयर हाउस में अभी भी एसीबी की टीम मौजूद है, वहां पर और कार्रवाई भी लगातार हो रही है, उससे पूछताछ हो रही है। क्या डिटेल्स मिलते हैं उस पर लगातार नजर है। ये बड़ी खबर, लगातार एक्शन मोड में एसीबी के अधिकारी हैं, तस्वीरें वहां से आ रही हैं, आपको दिखा रहे हैं। 1 लाख की रिश्वत लेते हुए उसको दबोचा किया। वेयर हाउस में अनाज रखने के एवज में उसने रिश्वत मांगी थी। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है। क्या पहले भी घूसखोरी के मामलों में शामिल वो रहा है? उसके पूरे रिकॉर्ड को खंगाला जाएगा, उसके बाद फिर आगे जांच बढ़ाई जाएगी। और भी लोगों की भूमिका संदिग्ध है, और भी लोग इसमें शामिल हैं, इसको लेकर भी उससे पूछताछ होगी। और भी जो कर्मचारी है उनसे भी पूछताछ होगी और उसके बाद फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वेयर हाउस का मैनेजर अब गिरफ्त में है एसीबी के अधिकारी उनसे लगातार पूछताछ भी कर रहे हैं उससे, और उसके बाद जो डिटेल्स है वो आप तक भी हम साझा करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें वहां से आ रही हैं। दूसरी खबर है, सीकर एसीबी की झुंझुनू में कार्रवाई हुई है। एक बार फिर से ये खबर भी आपको बताते हैं। मलसीसर थाने के हेड कांस्टेबल को ट्रैप किया गया। 10,000 की रिश्वत लेते हुए उसको भी दबोचा है एसीबी ने। वहां से भी तस्वीरें आई हैं, आपको दिखाते हैं। महेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल का नाम बताया जा रहा है, उसी की तस्वीर भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। एसीबी डीएसपी जाकिर अख्तर ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इससे भी लगातार पूछताछ हो रही है। हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह 10,000 की रिश्वत लेते हुए अब गिरफ्त में है एसीबी के। झुंझुनू में बड़ी कार्रवाई है सीकर एसीबी की, और मलसीसर थाने का हेड कांस्टेबल बताया जा रहा है महेंद्र सिंह। अब ये किस एवज में रिश्वत ले रहा था, इसके बारे में भी जल्द ही जानकारी मिलेगी, आप तक साझा करेंगे। और इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।